इंटरेस्टिंगली सूफिज्म की अगर और रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं इस टाइम पे, पर्टिकुलरली मुगल पीरियड में, मेडिवल इंडिया के मुगल पीरियड में, तो एक जो संशय और डाउट लोगों के बीच में रहता है कि इस्लाम जो है वो फैला कैसे हिंदुस्तान में। वो इस स्टेबिलिटी की वजह से फैला, वो सूफिज्म की वजह से फैला, या वो एक ये भी बड़े एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि तलवार के दम पे फैला। तो इस सिनारियो को आप कैसे देखते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, इसलिए कि इसकी हिस्ट्री अभी तक अच्छे तौर पे लिखी नहीं गई है कि इंडिया में कन्वर्जन कैसे हुआ। हिंदुस्तान में इस वक्त जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर कन्वर्टेड, बहुत कम ही मिलेंगी ऐसी फैमिली जो ये कहेंगी कि हम कन्वर्टेड नहीं है, हम ईरान से आए थे। जैसे मेरी माँ कहती है कि नहीं नहीं, हम तो ईरान से आए थे मेरे और को हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो यही के हैं, हम तो कन्वर्टेड हैं, और बुरा मानते हैं हमारी फैमिली में कि ऐसा कह रहे हैं। तो कन्वर्टेड है। अब जब इतना बड़ा पॉपुलेशन कन्वर्टेड है, चाहे वो एक पॉइंट पे हो, अच्छा एक बार कन्वर्ट हो गए लोग तो फिर उनका फैलना समझ में आ सकता है कि उनका परिवार है और वो बढ़ रहा है, शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये धारणा कि इतनी बीवियां हैं और इतने बच्चे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप रिसर्च जिन्होंने की है, अच्छी रिसर्च जिन्होंने की है, देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि औरतें अगर ज़्यादा हैं मर्द के पास तो उतने बच्चे नहीं होंगे जितने जितने अलग अलग औरतों के होंगे। यानी अगर 5 औरतें हैं जिनके 5 हस्बैंड हैं तो उनके ज़्यादा बच्चे होंगे उन 5 फैमिलियों के, उसकी तुलना में जो एक मर्द है जिसकी 5 बीवियां। ओके। इसलिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि वो इतने पैदा कर दे। तो ये जो सब आपको मिथ्या है ना कि इतनी शादियां करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये फिक्टिशियस है, बिल्कुल इमेजिनरी चीज़। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी स्टेज पे लोग कन्वर्ट हुए। तो ये कैसे कन्वर्ट हुए? एक थियरी ये है जो पॉपुलर है, मुसलमानों में भी पॉपुलर है और दूसरे क्वार्टर्स में भी पॉपुलर है, कि तलवार के जोर से फैला। मुसलमान भी इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमने कब्जा किया इस मुल्क पे और हमने लोगों को मुसलमान बनाया, चाहे डरा धमका के क्यों नहीं बनाया हो, लेकिन बनाया तो। ये हमारा अचीवमेंट है। और अगर आप किताबें पढ़ें, पुरानी लिखी हुई किताबें, तो आपको ये बात मिलेगी उसमें, चाहे वो बात सही क्यों ना हो। अच्छा। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने इस्लाम यहाँ फैलाया, यहाँ कॉन्क्वेस्ट के बाद हमने यहाँ कब्जा किया और उसके बाद लोग मुसलमान हो गए। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो करने की ज़रूरत नहीं है। 17वीं शताब्दी का कोई लेखक है जो एक मोटी सी किताब लिख रहा है, उसको क्या ज़रूरत है रिसर्च करने की? वो तो ये कहेगा कि हमने इस जगह पे कब्जा किया और 10-15 साल बाद यहाँ सब लोग मुसलमान हो ऑटोमेटिकली। तो जब ये कहा जाने लगा मुसलमानों में कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, तो फिर एक उसका काउंटर नैरेटिव तैयार हुआ कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है, इस्लाम पीसफुली फैला है और इसको सूफियों ने फैलाया। ये बात भी उतनी ही गलत है जितनी पहली वाली। इसलिए कि सूफियों को इस्लाम फैलाने से कोई दिलचस्पी नहीं, उनको इस्लाम में दिलचस्पी नहीं है, उनको सूफिज्म में दिलचस्पी। हाँ। उनके लिए किसी आदमी का मुसलमान होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो है ही। अगर मुसलमान है तो, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। ये बहुत उनकी इम्पोर्टेंट बात है कि उनका नज़रिया देखने का वो नहीं है जो मुल्ला का है। उस ज़माने के जो उलमा हैं उनकी नज़र में फ़र्क है मुसलमान और गैर मुस्लिम में, सूफियों के नज़र में नहीं है, एटलीस्ट उतना फ़र्क नहीं है।
सूफियों को ये जानना है कि ये शख्स अच्छा सूफी हो सकता है, अच्छा। ये हमारे रास्ते पे चल सकता है, हम्म, ये तसव्वुफ के रास्ते पे चल सकता है, इसके अंदर इतना बूता है, हम्म, कमिटमेंट है कि ये सूफी हो सकता है। हम्म, अब ऐसे आदमी को क्या दिलचस्पी हो सकती है किसी को मुसलमान बनाने, हम्म, इसलिए कि वो मुसलमान तो बना सकता है हम्म, लेकिन सूफी नहीं बना सकता। हम्म, तभी निज़ामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के बड़े सूफी सेंट हैं, हम्म, और जिनकी बातचीत हम्म, यानी टेबल टॉक, जिनका कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है एक किताब में, हम्म, एक ऐसी किताब में जिसको खुद उन्होंने देख करके ओके किया है कि अच्छा। हाँ इसमें जो बात लिखी हुई है वो हम्म, सही, ये वही बातें हम्म, हैं हम्म, जो मैंने कही हैं या किसी हम्म, और ने मुझसे कही। उसमें लिखा है, कौन सी किताब है सर वो? ये फवायदुल फवाद है इसका नाम, हम्म, और ये उनके कॉन्वर्सेशंस पे बेस्ड है, उन्हीं के ज़माने की है किताब। तो ऐसा भी नहीं कि 100 साल बाद लिखी गई, इसलिए कि 100 साल बाद जो किताब लिखी गई है उसमें हम्म, खाली कहानियाँ हो सकती हैं, हम्म, अफसाने हो सकते हैं कि शेख उड़ रहे थे और ये कर रहे थे, अभी यहाँ देखे गए, कल वहाँ देखे गए, है ना, कहते हैं ना कि मुरीद उड़ा देते हैं शेख को। तो हाँ, हवा में चल रहे थे। हवा में उड़ रहे थे और हम्म, पानी में चल रहे थे। हम्म, उसमें लिखा है, हम्म, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा है, एक आदमी आया जिसने कहा कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ लेकिन मेरा भाई मुसलमान नहीं हो रहा है, हम्म, इसे आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे इसको मुसलमान होने, ये अपने मज़हब में अच्छा यकीन रखता है तो बेहतर है उसके लिए। हम्म, फिर एक जगह कहा है कि इस्लाम को यहाँ के लोगों ने अपने दिल से ऐसा निकाल लिया है जैसे आटे में से बाल निकालते हैं। ये उन्होंने, ये उनके एग्जैक्ट लाइन। अल्फाज हैं। हम्म, तो सूफियों को हम्म, इसमें दिलचस्पी नहीं है हम्म, कि वो, और खाली हम्म, निज़ामुद्दीन की बात नहीं, हम्म, उनके जो हम्म, बाद के सूफ़ी, बड़े सूफ़ी माने जाते हैं, नसीरुद्दीन चिराग, चिराग दहलवी। चिराग दहलवी, जिनके नाम पे पूरा एक महल्ला है यहाँ, उनकी भी एक किताब है हम्म, उसी तरह की जैसे निज़ामुद्दीन की, हम्म, खैरुल मजालिस, जिसमें हम्म, उनके कॉन्वर्सेशन है, हम्म, आप उनको पढ़ लीजिए। हम्म, उनमें भी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे आपको साफ पता चलेगा हम्म, कि जैसे एक कहानी है कि एक बड़े शेख थे, सूफ़ी शेख, जिनका देहांत हुआ। हम्म, तो जब उनकी का फ्यूनरल हो रहा था तो एक आदमी बहुत रो रहा था। हम्म, तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये उनका पड़ोसी है हम्म, और ये यहूदी है। तो लोगों ने कहा कि आप इनके पड़ोसी हैं, यहूदी हैं, आप इतना रो रहे हैं, उनका बहुत अच्छा इंसान था, आप मुसलमान क्यों नहीं हो गए? हम्म, तो उसने कहा कि देखिए, अगर आपका इस्लाम इनके जैसा इस्लाम है जिनका इंतकाल हुआ है सूफ़ी का, तो ये मेरे बस की बात नहीं। और अगर आपका इस्लाम वो है जो आपका है तो मैं यहूदी भला हूँ। तो ये कहानी जो सूफ़ी है वो बहुत ही खुशी खुशी बता रहा है, हम्म, वो ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ, हम्म, उसको हो जाना चाहिए था, इसने, यहूदी ने क्या गलती की, हम्म, उसे मुसलमान हो जाना चाहिए था। हम्म, तो इनमें कहानियों में छुपा हुआ जो एक हम्म, फ़िक्र है, एक हम्म, नज़रिया है देखने को, हम्म, इस्लाम को देखने का, हम्म, वो ये है कि मुसलमान होना हम्म, बड़ी बात नहीं, हम्म, किस तरह के मुसलमान हो तुम। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये दोनों इंटरप्रिटेशंस, कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला हम्म, या इस्लाम सूफियों से फैला, हम्म, ये अपने आप में पूरी तरह कहानी को नहीं बताते हैं। तभी थियरीज़ हैं, हम्म, जैसे रिचर्ड ईटन की थियरी है हम्म, कि क्यों इस्लाम उन जगहों पे ज़्यादा फैला जो सेंटर ऑफ पावर से दूर हैं। यानी सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ हैं? ईस्ट बंगाल में, हम्म, जो अब बांग्लादेश है। तो ये तो बहुत दूर है, दिल्ली से दूर है, लाहौर से दूर है, हम्म, यहाँ कैसे मुसलमान इतना फैल गए?
फैलने तो वहाँ चाहिए जहाँ सेंटर ऑफ पावर है ना। दिल्ली के आसपास सारे मुसलमान होने चाहिए, लाहौर में होने चाहिए। पंजाब में है मुसलमान, लेकिन पंजाब में मुसलमान उतने नहीं हैं जितने हिंदू हैं। सारे मुसलमान हो जाने चाहिए थे, इसलिए कि लाहौर कैपिटल रहा, दिल्ली सल्तनत में कुछ दिनों के लिए रहा और मुगलों के ज़माने में कुछ सालों के लिए रहा। तो उनका ये कहना है कि हमें फिर ये देखना होगा कि इस्लाम उन जगहों पे कैसे फैला जो सेंटर ऑफ पावर से दूर दूर है। तो उनका कहना है कि सूफियों के ज़रिए फैला। अच्छा। इसलिए कि वो दूर दराज इलाकों में जाते थे और ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ कोई मुसलमान नहीं, और वो वहाँ अपना खानका बनाते थे अकेले में। और खैर बंगाल के बारे में तो उनकी थियरी कुछ और भी है कि वो खेती करवाते थे। अच्छा। हाँ, खेती करवाते थे उन जगहों पे जहाँ के लोग जो खेती करते थे वो बाद में फिर उन्होंने इस्लाम मज़हब कबूल कर लिया। तो ये थियरी है उनकी, पेजेंटाइजेशन और इस्लामाइजेशन। अच्छा। उस थियरी के ऊपर भी डिस्कशन होता है बहुत कि कितनी सही है। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी थियरीज क्यों हैं? इसलिए कि कन्वर्जन का इतिहास अभी हमने क्लैरिटी से नहीं लिखा है। तो इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई किसमें है सर? मैं नहीं बता सकता। देखिए क्या थियरीज, क्या हम आप क्या थियरी दे सकते हैं? थियरी क्या है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो दूसरे मजहब है। उसमें एक सिंपल थियरी है कि अल्लाह एक है, कई गॉड्स नहीं है। आप मान लीजिए उन्हें, आप मुसलमान हो गए। एक गॉड है, एक प्रॉफिट है, एक किताब है। ईसाइयों में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है जिससे उन वो भी बट गए हैं। कुछ लोग मानते हैं ट्रिनिटी को, कुछ लोग नहीं मानते। मतलब मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। तो एक आसान मजहब है, इसलिए एक थियरी ये भी है, सिंप्लिसिटी की थियरी, कि उस मजहब में कन्वर्ट करना लोगों को आसान है जो आसान मजहब है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, जिसमें आंख मूंद करके आप कन्वर्ट हो जाए। अब इस थियरी में भी अपने एक प्रॉब्लम है कि कोई किसी मजहब को इसलिए क्यों मान ले कि वो आसान है ना। जिस मजहब में वो अपने एंसेस्टर्स के मजहब में वो है, यकीन रखता है, उसको वो छोड़ के दूसरे मजहब में क्यों आता है, इसकी तो कोई हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस और वजह होनी चाहिए, और बड़ी मजबूत वजह होनी चाहिए। जहां हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं वो क्या है कि सरकार ने ये कहा, बादशाह ने ये कहा कि ठीक है जो मुसलमान हो जाएगा, जैसे औरंगजेब ने, उसके लिए हम एक स्टाइपेंड बांध देंगे, उसको सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे और उसको छोटी सी रकम मिलने लगी। कुछ लोग मुसलमान हो गए। हो सकता है मैं कहूँगा कि कुछ लोग मुसलमान हो गए जिन्हें ज़रूरत थी पैसे की, या जो ये चाहते थे कि ठीक है मुसलमान हो जाओ, पैसे मिलेंगे, आगे कुछ होना हवाना है नहीं, जैसे हम हैं वैसे ही रहे। तो ये एक थियरी है और इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, लेकिन इससे आप पूरा एक बड़ी फिनोमिनन को, कन्वर्जन की, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। शाहजहां के ज़माने का है, हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है शाहजहां का, कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओगे तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे, लेकिन मैं मुसलमान तो हो गया, कोई भी जॉब नहीं मिली अभी तक, कितने दिन हो गए। तो उनसे कहा गया कि ठीक है आप कुछ दिन बाद आइए। कुछ दिन बाद और आए, फिर भी नहीं मिली उन्हें नौकरी। तो ये भी देखिए आपके टेम्पटेशन है, लेकिन खाली टेम्पटेशन या ऑफर से आप किसी हिस्टोरिकल फिनोमिनन को नहीं समझा सकते। आप नहीं बता सकते कि कन्वर्जन इतने बड़े पैमाने पे। तो अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो हिस्टोरियंस का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझने की, पढ़ने की, रिसर्च करने की कोशिश करें। आम लोगों को ये नहीं करने की ज़रूरत है।
वो अपनी धारणा खुद कायम करते हैं और वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे आपको और हमें लगता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, बादशाहों ने कहा कि मुसलमान हो जाओ, हम इतने पैसे देंगे, नौकरी देंगे, वो मुसलमान हो गए। इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है? इसमें ना तो कोई सोशियोलॉजी है, ना ही कोई बड़ी इकोनॉमिक थियरी है, ना ही कोई रिलीजियस फिलॉसफी है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल वो है। बहुत आसान थियरी है और इस थियरी की बेसिस पे हम समझा सकते। तो मैं कोई आपको डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कन्वर्जन का, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसकी तारीख़ लिखना आसान नहीं है, और जब तक इसकी तारीख़ अच्छे से नहीं लिखी जाएगी इसके नुकसान होते रहेंगे। यानी लोग तरह तरह की थियरीज़ बनाएंगे, फिक्शन होएगा फिर। हाँ, चाहे वो किसी कम्युनिटी के क्यों ना हो, वो अपनी एक थियरी देंगे और उस थियरी का उन्हें एविडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, इतिहास के पन्नों में हर चीज का एविडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वकील बन के आप ढूंढोगे। हाँ, आज आप किसी भी चीज को तलाश करने निकलिए तो आपको कुछ एविडेंस मिल जाएगा, लेकिन क्या वो आपको एक पूरी मुकम्मल तस्वीर दिखाता है उस चीज की जिस पे आप यकीन कर सके, यकीन ही नहीं उसको आप डिफेंड भी कर सके। ये एक बड़ा मसला। तो सर इस सिनारियो में अब बात आगे बढ़ाते हैं तो जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ये जो रिलीजन का जो आपस में और आइडेंटिटी का जो आपस में रिश्ता है मेडिवल इंडिया में, तो ये कैसे शेप होता है? एक बड़ी बात मेडिवल इंडिया की ये है कि यहाँ एक नया रिलीजन आया, नई कौम आई जो पहले नहीं थी यहाँ। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ में तो जैसा हमने देखा कि उसमें लोगों का इंटरेक्शन अरब से था, अरब मुस्लिम्स से था, और भी लोग आते थे, बाद में टर्किश, पर्शियन और भी लोग आए, गुजरात में आए। नॉर्थ इंडिया में एक नई कौम आई, मुसलमान कौम थी, उसका मजहब अलग था, उसके तौर तरीके अलग थे। तो एक क्यूरियोसिटी हुई लोगों में कि ये कौन लोग हैं जो हमसे अलग हैं, और उन्हें भी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ये कौन लोग हैं जो हमसे अलग हैं, इनके तरीके क्या हैं। इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जो मैंने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है, कि यहाँ के लोगों में उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। जैसे अल-बरूनी में, अल-बरूनी के लेवल का कोई भी हमें इंटेलेक्चुअल इंडिया में नहीं मिलेगा जो ये जानना चाहता हो कि इस्लाम कैसा मज़हब है या सेंट्रल एशिया में किस तरह के लोग रहते हैं। उसकी हर चीज़ में दिलचस्पी है। उसने न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ रखा है। अब आप ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम होगा कि न्यू टेस्टामेंट क्या चीज़ है ना, कि ईसाइयों की एक किताब है, ईसाई भी कोई चीज़ है, और उनकी एक किताब है जो 2 हिस्सों में है। दूसरा हिस्सा न्यू टेस्टामेंट है, इंजील, उसने पढ़ रखी है और उसकी क्यूरियोसिटी है। तो इस तरह का इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हमें इंडियन इंटेलेक्चुअल्स में, जैसे ब्राह्मण्स हैं जो यहाँ का लिटरेट और इंटेलेक्चुअल क्लास, इनफैक्ट अल-बरूनी के जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स, अच्छा, जो बता रहे हैं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी इतनी नहीं है जानने की दूसरों को जितनी अल-बरूनी की। लेकिन ये चीज़ हम आम लोगों के लिए नहीं कह सकते। आम लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने की, इसलिए कि उनका इंटरेक्शन हो रहा है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। लिमिटेड है इंटरेक्शन, इसलिए कि जो रूल करती है क्लास, उसके और जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन है उसके बीच में इंटरेक्शन लिमिटेड होता है। इंटरेक्शन ज़्यादा तभी होता है जैसे आप बाज़ार में हैं, तो वहाँ कोई हायरार्की इस तरह की नहीं। वहाँ बड़ा मर्चेंट, छोटा मर्चेंट हो सकता है, ब्रोकर और मर्चेंट हो सकता है, लेकिन कोई इस तरह से पॉलिटिकल हायरार्की नहीं। तो एक इंटरेक्शन हुआ है
जिसकी हिस्ट्री हमारे पास है, जो लैंग्वेज की बेसिस पे भी हुआ है कि एक ने दूसरे की ज़ुबान सीखने की कोशिश की, दूसरे ने पहले की ज़ुबान सीखने की कोशिश की। आखिर कैसे वो लोग हिंदुस्तान में हो गए जिन्होंने फ़ारसी पढ़नी शुरू की, कैसे वो लोग हो गए जिन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया या ट्रांसलेशन करना शुरू किया एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में। तो एक तरह का इंटरैक्शन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और इस इंटरैक्शन के ये कोई एक मोनोलिथिक या होमोजीनियस इंटरैक्शन नहीं है, इसके कई लेयर्स हैं। अच्छा। और हमें इन लेयर्स को समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो रहा है। एक इंटरैक्शन है विदाउट इम्प्लीकेशन, कि हमने बाज़ार से सौदा ख़रीद लिया, हमें पता भी नहीं कि बाज़ारी का क्या मज़हब है, उसको पता ही नहीं कि हमारा क्या मज़हब है, अगर पता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये भी इंटरैक्शन है इसकी, लेकिन इसके कोई इम्प्लीकेशंस नहीं। दूसरा इंटरैक्शन ऐसा है जिसके इम्प्लीकेशंस हैं, जिससे लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि ये कौन है, इनका मज़हब क्या है, इनका तरीक़ा क्या है। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ी। और जैसा पहले हम बात कर रहे थे कन्वर्जन की, हो सकता है कि इस इंटरैक्शन की हिस्ट्री से ही हमें कन्वर्जन का के बारे में पता चले कि कैसे कन्वर्जन हुआ। तो ये जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप इनको एक कम्युनिटी के तरीके से देखिए, ये बटी हुई कम्युनिटीज़ हैं। मुसलमान भी कोई सिंगल कम्युनिटी नहीं है, मुसलमानों में भी हाई और लो का कॉन्सेप्ट, यहाँ के कास्टिज्म और सीख गए वो आ गए नहीं, पहले से है। अच्छा, पहले से कास्ट है। मुसलमानों में कास्ट लफ्ज नहीं है। अच्छा, कास्ट लफ्ज नहीं है। और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में आने के बाद मुसलमानों ने ये सिस्टम बनाया कास्ट का, लेकिन हिंदुस्तान आने से कबल ऑलरेडी इस्लामिक वर्ल्ड में ऊंचा और नीचा मुसलमान की थ्योरी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अच्छा। इसकी बहुत साफ वजह है कि जो लोग राज कर रहे हैं और जो उनकी प्रजा है, दोनों के बीच समानता नहीं हो सकती, चाहे वो एक ही मजहब के क्यों न। ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। उसके बगदाद का जो खलीफा था हारून रशीद, अब्बासी खलीफा, उसके बारे में कहानी है कि एक आदमी आया और उसने कहा कि या खलीफा, इस्लाम में तो यह है कि हम सब भाई हैं, तो फिर आप आधी दौलत मुझे दे दीजिए, इसलिए कि मैं भाई हूं आपका। तो उसने कहा कि भाई तो तुम हो, लेकिन दौलत का तो मुझे अभी पता नहीं कि मैं तुम्हें दे सकता हूं ही नहीं, तुम कुछ दिन बाद आना। तो वो कुछ दिन बाद आया और फिर दोहराई अपनी बात कि खलीफा, मैं तुम्हारा भाई हूं और हम दोनों भाई होने की वजह से तुम्हारे उस पर हिस्सा है मेरा। तो उसने अपने ट्रेजरर को कहा कि इसको एक चांदी का सिक्का दे दो। अच्छा। तो उसने दिया। तो उसने कहा कि ये क्या है, मैंने तो आपसे आधी दौलत मांगी है। तो खलीफा ने कहा कि इसे लेके चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे दूसरे भाइयों को पता चल जाए और तुम्हारे पास तांबे का भी सिक्का ना हो। तो हो सकता है कि ये किंवदंती हो और सच्चाई ना हो, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि ऊंच नीच का फर्क, बड़े छोटे का फर्क ऑलरेडी मौजूद है। उसको हम कास्ट ना कहें वो अलग बात है, लेकिन इससे ये हायरार्की नहीं खत्म हो सकती। और जो बड़े मुसलमान हैं, यानी जो अपने आप को आला मानते हैं, जो बड़ी फैमिली से आते हैं, जो अपने आप को ब्लू ब्लडेड मुस्लिम कहते हैं, वो शादियां नहीं करते, न कल करते थे न आज करते। उन मुसलमानों में जो जिनको वो अपने से कम मानते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये पहले से ही हुआ आ रहा है। जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने देखा कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, यहां भी वही हायरार्की। यानी उनको ये चीज पसंद आई, कास्ट सिस्टम उन्हें पसंद आया, इसलिए कि उन्होंने ये चीज ऑलरेडी देख रखी थी अपने यहाँ।
हम्म, तभी आप देखेंगे कि उनकी किताबों में हम्म, जो यहाँ के उलमा हैं, हम्म, यानी जो स्कॉलर्स हैं, हम्म, मुस्लिम स्कॉलर्स, उनकी किताबों में कास्ट सिस्टम का कंडेमनेशन नहीं मिलेगा, हम्म, इसलिए कि उसको वो एक नॉर्म मानते हैं। हम्म, वो नहीं समझ सकते कि समाज एक हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी है इक्वल कहीं सोसाइटी। नहीं। तो फिर हम किसी मजहब से क्यों एक्सपेक्ट करें? यानी ये तो हमारी भी ज्यादती है ना, कि हम ठीक। उससे ये कहें कि तुम्हें इस पे यकीन। हम्म, थियरी में हम्म, हो सकता है कि थियरी में इस्लाम ये कहता हम्म, कि ऊंच नीच नहीं है, हम्म, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रैक्टिकल मजहब तो वो। सिर्फ थियरी का नाम तो नहीं है, हम्म, मजहब तो सच्चाई का नाम है, जो ग्राउंड रियलिटी है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्लाम में लोग बटे हुए हैं। इकबाल ने कहा है ना हम्म, कि यूं तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो हम ये भी देखें कि कोई सिंगल कम्युनिटी हम्म, नहीं है, हम्म, न मुसलमानों की हम्म, न हिंदुओं की। हो गया। हिंदू लफ्ज़ भी मुसलमानों का दिया हुआ लफ्ज़ है। अच्छा। जब वो आए, ये इंडियन वर्ड नहीं है। हम्म, जैसे हिंदुस्तानियों ने मुगल लफ्ज़ मुगलों को दिया, हम्म, उसी तरह से अरब्स ने और टर्क्स ने हिंदू लफ्ज़ दिया हम्म, यहाँ के लोगों को। कौन से वाले ने दिया था सर? भाई जो ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है हिंद, हम्म, इंडिया के लिए जो वर्ड यूज किया अरब्स ने, वो हिंद था। और वो बेस था इंडस रिवर के ऊपर, सिंध पे। हम्म, जब ईरानियों ने सिंध हम्म, और हिंद को मिला दिया, यदि सा और हा का हम्म, इंटरचेंजेबल है ना दोनों जुबान में, हम्म, तो वो सिंध से हिंद हुआ। पहले वो सिंध था, हम्म, फिर वो हिंद हुआ। हिंद से वो फारसी में हिंदुस्तान हुआ। ये फारसी का लफ्ज़ है। और हिंदू लफ्ज़ यानी यहाँ के रहने वाले लोग, हम्म, यानी कोई मजहब का नाम नहीं है। हम्म, यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू हैं और वो कई मजहब में यकीन रखते हैं। हम्म, तो ये लफ्ज़ भी यहाँ का नहीं है। हम्म, कई सौ साल लगे यहाँ के लोगों को अपने आप को हिंदू कहने में। अच्छा। आप ये भी देखिए कि 14वीं 15वीं सदी में हमें एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि जिनको हम हिंदू कह रहे हैं वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। उससे पहले वो हिंदू नहीं कहते थे, दूसरे कहते थे उन्हें हिंदू। वो खुद क्या कहते थे अपने आप को? अलग अलग कास्ट, अलग अलग सब जैसे कास्ट। ब्राह्मणी है ऐसा कुछ तो? ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण के अंदर आप कौन से ब्राह्मण हम्म, है ना? आप दूसरे कास्ट के अंदर सब कास्ट है, रीजन्स हैं। हम्म, तो ये जो आइडेंटिटी है, हम्म, ये वैसी नहीं है ओके। जो हम समझते हैं कि एक हम्म, सिंपल सीरीन आइडेंटिटी है जिसमें सब लोग एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। तो जो इंटरेक्शन की हिस्ट्री है, हम्म, उस हिस्ट्री को भी हमें लेयर्ड तरीके से देखने की ज़रूरत है। कौन सा क्लास ज़्यादा कर रहा है? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, इसलिए कि वो आज़ाद है मज़हब की बंदिशों से, तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता है। जितना ऊपर जाते हैं हम, हमें इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं जो यकीन रखते हैं इंटरेक्शन, रिलीजियस स्कॉलर्स मिलते हैं जो नहीं ज़्यादा यकीन रखते, या बिगटेड लोग मिलते हैं जो अपने मज़हब को इतनी मजबूती से पकड़े रखना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि ज़रा सा भी अगर किसी दूसरे मज़हब के बारे में जानने की कोशिश की तो हम गए काम से। तो ऐसे लोग भी हैं। अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल जो अकबर का हिस्टोरियन था,